दिल दिया है जा मिलेगी ऐ वतन। दिन भर सुबह 4:30 बजे से लगातार भूखते रहे। अब हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। बाबा, आप कुछ खरी खरी बात हो कि क्या खरी खरी सुनना चाहते हैं? अब बताइए ना। अब बिहार चुनाव में क्या रहेगा? आप क्या लगता है कि इधर तो आपने जुड़े, उनसे जुड़े, मोदी जी से जुड़े, आपने तमाम उनकी बातें करी, लेकिन बहुत मुद्दे नहीं हुए। स्वच्छता मिशन वाले मुद्दे में तो आप उनके साथ ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन काले धन वाले पे देखिए, स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और अन्याय मुक्त समता मूलक एक ऐसा भारत तो पूरे विश्व के लिए आदर्श बने हो, उसके लिए हमने पूरे देश में एक जन जागरण किया, जन आंदोलन खड़ा किया। मकसद एक ही था, कंट्री फर्स्ट, राष्ट्र धर्म राष्ट्र हित सर्वोपरि है। अब उसको लेकर के सारे मुद्दे हल हो गए। मैंने कहा उसको लेकर के एक लंबे समय तक इंतजार, संघर्ष करना पड़ेगा, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। प्रतीक, अभी कैसी लाइन जा रही है? देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीयत में, उनकी नीतियों में हमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही। वो व्यक्ति 18 से 20 घंटा पुरुषार्थ कर रहे हैं देश के लिए, और उनके मंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो एक बात मुझे लगती है कि कुछ क्षेत्रों में गति और अधिक तीव्र होनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर है, चाहे वो नीतियों की क्रियान्वयन के स्तर पर है। सोचते हैं कुछ मंत्री लोग नाराज रहते हैं उनसे। अब देखो, ऐसा है, मैं यहाँ कोई गिला शिकवा तो करूँगा नहीं, मुझे कुछ कहना होगा तो सीधे उन्हीं से कहें, सीधे से उन्हीं से कहें। शाह जी से या आदरणीय मोदी जी से या जो उनके मंत्रियों से। अब जब एक तो होता है, देखो, छोड़िए ये सवाल ही छोड़िए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप अच्छा बताइए, मोदी जी तो आपने जब तमाम बातें करी, मोदी जी को तो आपने एक इस तरह से पेश किया कि वो विकास पुरुष की तरह। मैं जानना चाहता हूँ नीतीश को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास और सुशासन, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, इसके लिए मोदी जी ने एक कीर्तिमान भी बनाया और उसके ऊपर देश के लोगों ने भरोसा भी किया। इसलिए गुजरात के बाद पूरे देश की कमान उनके हाथ में थी। अब बिहार के लोगों के सामने दो विकल्प हैं। एक, देश का आइकॉन, रोल मॉडल, आदर्श नरेंद्र मोदी, जो गुड गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का एक आइकॉन है, और एक तरफ बिहार के रोल मॉडल कहिए, आदर्श कहिए, आइकॉन कहिए, जो डेवलपमेंट और जो है गुड गवर्नेंस, विकास और सुशासन के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। अब ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है। 50-50 कर लीजिए। नहीं, इसलिए अब ये तो बात है कि कांटे की टक्कर है, और जिस तरह से पूरा चुनाव जा रहा है, अभी देखिए, जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा बिहार में, एक बात कह देना चाहता हूँ। तो हाँ। फिर आपने वही लाइन ले ली, बीजेपी वाली लाइन ले ली? ना ना, ये सच है। हाँ। एक समय बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ा था, उसके कारण भी रहे, क्योंकि जिस तरह से वहाँ एक सामंतवाद था, जो जिनको अभिजात्य वर्ग का व्यक्ति कहा जाता है, तथा कथित स्वर्ण, सब स्वर्णों की बात नहीं कर रहा, जो बहुत विवेकशील और मतलब जो समता और न्याय में विश्वास करते हैं, ऐसे सवर्णों के लोगों ने कभी भी किसी के ऊपर क्रूरता, अत्याचार, बर्बरता नहीं की। लेकिन बिहार में आज से 25-30 साल पहले बहुत हालत खराब थी। यानी नीतीश जी ने अच्छा काम किया, ये मानते हैं? नहीं, उसमें जो है लालू जी को एक मौका मिला कि जो तथाकथित स्वर्ण जातियां या अभिजात्य वर्ग जो है,
वो एक तरह से शोषण करता था, उसका लोगों ने प्रतिकार किया प्रतिक्रिया भी नहीं। और प्रतिक्रिया के रूप में लालू जी को बैठाया। बिल्कुल सही, और वो उस कालखंड का सत्य था। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब ठीक है, हम बराबरी में हमें लोग बैठाने लगे, हमसे अब हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता, विकास चाहिए। अब हमको विकास चाहिए। अब विकास कौन देगा? क्योंकि पहले जिन अलग अलग जातियों के लोगों का शोषण हुआ या अपमान हुआ, उन लोगों ने फिर जो है कुछ में से उन लोगों ने अपहरण भी करने शुरू कर दिए। तो लालू तो जी ने सम्मान अपहरण- दिया, लालू जी ने सम्मान दिया, नीतीश जी ने विकास दिया। अब विकास का अगला दौर शुरू हो चुका है। ये सच है कि उसमें नीतीश जी की भी एक भूमिका रही है और उसमें बीजेपी का भी साथ रहा है। तो यदि उस विकास को यदि हम निष्पक्ष दृष्टि से कहें तो वो अकेले नीतीश जी का विकास नहीं था, वो विकास भाजपा और जो है जेडीयू चलिए बाबा, दोनों का संयुक्त विकास था। राजनीति से आगे बढ़ते हैं। सीमांत प्रदेश में एकदम बाहर दिखाया हुआ है, जैसलमेर बॉर्डर एकदम, इधर वार्ता चल रही है, उधर टेंशन बॉर्डर पे रहता है। बीएसएफ का जवान जो है वहाँ बैठा है, उसको भी टेंशन होती, परेशानी होती, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। क्या कहते हैं ये वार्ता का दौर? देखिए, एक होती है राजनीति में कूटनीति। कूटनीति की जो राजनीतिक रणनीति है उसके तहत बात करनी चाहिए, लेकिन सठे साठे समाचरित भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान की खुरापात हमने आज़ादी के 69 वर्षों में देखी है। ईंट का जवाब पत्थर से भी हमें देना होगा। वो हमारे यदि एक सैनिक का शीश काटता है, मारता है, तो हमें उनके 5-5, 10-10 सैनिकों के भी शीश काटने पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना पड़ेगा। मीन्स एक तरफ हमें एक बलवान राष्ट्र का प्रमाण भी देना है सीमाओं पर, और दूसरी तरफ यदि वो कोई हमारे सामने शांति प्रस्ताव लेकर के आता है तो उसको भी हमें देखना है। तो आज पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है, तो भारत को किसी भी राजनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्र में पीछे नहीं हटना चाहिए, चारों तरफ से उसको वार प्रहार करने चाहिए। अब तमाम लोग कहने लगे कि मोदी जी तो हैं विदेशी दौरे वाले प्रधानमंत्री हैं, विदेश ज़्यादा दौरा करते हैं, देश में कम दिखते हैं। सही बात है क्या? ऐसा है तो जो है, जो विपक्षी लोग होते हैं कुछ ना कुछ उनको जुमले घड़ने होते हैं। तो अच्छा ये बताइए, जुमले तो फिर वही वाली बात बता दीजिए, हम भी पूछ लेते हैं, क्या वो जुमला था जो 15-15 लाख अकाउंट में आना था? वो तो एक हकीकत है कि इस देश का लाखों करोड़ रुपए काला धन देश और विदेश में जमा है। देखिए, आएगा बाबा कि नहीं आएगा? पहले तो मैं आंकड़ों की बात के ऊपर आता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आंकड़े ऐसे घड़ दिए किसी ने। देखिए, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर कोई भी चीज़ के सर्वे होते हैं, जैसे हमारे जातिगत आंकड़े देश में बताए जाते हैं, आर्थिक आंकड़े पेश किए जाते हैं, और इसी तरह से कुछ सर्वे किए जाते हैं जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ शरीर के ऊपर भी जैसे कुछ रिसर्च किया जाता है कि इसका हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन ठीक है कि नहीं है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क और देश विदेश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने जो सर्वे किए हैं, और उसमें जो बताया कि करीब 16 करोड़ रुपये देश के अंदर से बाहर गया है क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी, और देश के अंदर उससे 90% धन तो अंदर भी है। तो ये 1000 लाख करोड़ रुपए का काले धन का सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ये कोई जुमलेबाजी नहीं है। ठीक है, राजनीतिक बयानों में किसी के मुख से कुछ शब्द निकल जाए तो उसको हमें इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। मोदी जी का नेतृत्व, उनके नियत और नीतियों पर मैंने कहा कोई शक नहीं है। इसलिए वो उन्होंने कहा कि मैं पाई काला धन देश के लोगों को दिलाऊंगा, तो दिलाएंगे, वक्त लग सकता है इसमें। इंतजार करना चाहिए हम लोग को, प्रतीक्षा करनी चाहिए। और नहीं तो आपका आंदोलन होगा उसी तरह, बताइए। जैसे आपने प्रचंड आंदोलन किया था, मैं तो चल रहा था पीछे पीछे देख रहा था, बाबा ने कहा था मैं लौटूंगा ही नहीं, हरिद्वार आऊंगा ही नहीं। हाँ, तो वो तो हमने काम पूरा करके दिखाया, बिल्कुल करके, इसमें किसी को शक ही नहीं है। बाबा की क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए भ्रष्ट सत्ता को उखाड़ना है, और हमने उखाड़ के फेंका। और उसके पीछे एक ही मकसद था कि जिनके दिलों में सत्य है, जिनके देश के लोग जो कुछ अच्छा करना चाहते, क्योंकि उस समय हमने देखा देश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, और उस राजनीतिक शून्य को भरने के लिए राजनीतिक अकर्मण्यता से और एक तरह से एक पॉलिटिकल इनजस्टिस से, राजनीतिक अन्याय से, शोषण से
और जो है उस राजनीतिक संकट से बाहर निकाला मोदी जी ने। लेकिन अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, काले धन के ऊपर धीमी गति से जो कार्य चल रहा है उसको तीव्र गति से करने की आवश्यकता। अब बाबा जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि सफ़र खत्म होने वाला। मुझे ये बताइए कि बिहार का चुनाव कुछ नई रूपरेखा रखेगा या देश में कुछ परिवर्तन आएगा, या लगता है कि एक आम चुनाव की तरह होगा, फिर यूपी भी आ जाएगा? इसका जो आगे का राजनीतिक भविष्य तय करने में बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। यूपी का फिर उसके बाद महत्वपूर्ण हो जाएगा? यूपी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तो इसमें भरोसे का प्रश्न है, और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी, भरोसे के साथ साथ आगे जितने भी बिल हैं विधानसभा में, लोकसभा में तो पास हो जाते हैं, राज्यसभा में जाके अटक जाते हैं। तो यहाँ से जो चुन करके आएंगे सदस्य, उनसे राज्यसभा का भी पूरा गणित निर्धारित होगा। बाबा बहुत जल्दी जल्दी गोल गोल घुमा देते हो, ऐसा गोल घुमाते हैं कि फिर पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए हम भी दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरे सिरे पे जाते हैं। अच्छा बाबा ये बताइए, आजकल बहुत मुद्दा चला हुआ है, गौ मांस को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। आपका तो ये बार बार आप बोलते रहे, पॉलिटिकल इशू बन गया, महाराष्ट्र में लेके, गुजरात में लेके, तमाम बात। जो लोग धर्म के नाम पर जीव जंतुओं पर क्रूरता करते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, ये वायलेंस धर्म के नाम पर कहाँ से आ गया? कौन सा ऐसा धर्म है जो वायलेंस सिखाता है? कहते मुसलमानों को ऐसा कोई वो नहीं है। गाय को मारना क्या वायलेंस नहीं? और कुछ सिरफिरे मुसलमान कहते हैं हम तो चौराहे पर खड़ा करके काटेंगे। अब कल को उनके खिलाफ को ये बांध दे कि जो ऐसा करेगा उसको हम काटेंगे, तो फिर ये देश में शांति होगी? क्या शांति होगी? जो कुरान और बाइबल को, इस्लाम और ईसाईयत को बदनाम कर रहे हैं, जो है पशुओं पर हिंसा क्रूरता करके, उनको सबक सीखना चाहिए, नहीं तो ये देश के लोग सबक सिखा देंगे। ये गंदी राजनीति बंद करनी चाहिए। ये धर्म के नाम पर हिंसा क्रूरता कहीं पर नहीं हमें सिखाई गई है। मुझे कोई बता दे कि कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है बाइबल में कि गोमांस खाओ और निर्दोष प्राणियों की हत्या करो। दोनों ग्रंथों में लिखा है सब जीवों पर प्रेम करो, तो सब जीवों में क्या गाय नहीं आती? महाराज जी उस मुश्किल तो ये है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि प्रतिबंध नहीं लगने, उसके बाद खिलाफ बात बोल रहे हैं। देखो ऐसा है, कोई मुझे दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में, कुरान, बाइबल, वेद, दर्शन, उपनिषद, किसी ग्रंथ में दिखा दे जहाँ ये कहा हो कि गाय का मांस खाना चाहिए। मैं तो शिवसेना की बात कह रहा हूँ। अब देखो मैं किसी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं धर्म और सत्य न्याय की बात कह रहा हूँ। जो जस्टिसफुल बात है वो कहनी चाहिए, और लीगली, मोरली, साइंटिफिकली मांसाहार को हम कभी भी उचित नहीं ठहरा सकते। वो एक प्रकार की हिंसा है और बहुत क्रूर हिंसा है। आप तो गौमूत्र को बेच देते हैं 15 रुपए लीटर में, और कितनी उपयुक्त चीज बता देते हैं। अरे गोमूत्र में हमने सोना ढूंढा है, स्वर्ण तत्व तो खोजा ही है। इसके साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोमूत्र से कैंसर से लेकर के मोटापा और शुगर तक की बीमारियां उससे दूर होती हैं। तो गाय तो अपने आप में सृष्टि का उपकार करने वाला जीव है। जब इस देश में हम हिरण की सुरक्षा की बात करते हैं, हाथी और शेर की सुरक्षा की बात करते हैं, तो गाय की सुरक्षा की बात करना सांप्रदायिकता कैसे हो सकती है? आप बाबा को कुछ भी कह सकते हैं, बाबा की बातों को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बाबा जो अपनी बात कहते हैं उसके पीछे एक तर्क रखते हैं, और तर्क के साथ बाबा अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल अब प्रोग्राम के अंतिम चरण में चलेंगे, जहां कुछ बीएसएफ की ऑफिसर्स वाइफ वेट कर रही हैं प्रोग्राम के लिए। बाबा भी वहां साथ होंगे, सवाल जवाब होंगे, और फिर इस बातचीत का सिलसिला वहीं पर खत्म होगा। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। आप किस लिए आई हैं? मेरे ने एलर्जी है, 1 साल से दवाई एलर्जी है। आप एलर्जी है, गला आप मेरे घुटने में दर्द है, आप एलर्जी में दर्द बहुत ज्यादा है। दिल दिया है जा मिलेगी, दिल दिया है जा मिलेगी। और शाम होते होते बाबा रामदेव जी जो थे महिलाओं के बीच में थे, उनकी समस्याओं को लेकर थे, तमाम तरह की समस्याएं थी, और बाबा आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और इधर अगर हम कैमरामैन से कहें तो हुजूम आप देखिए तमाम महिलाएं आई थी अपनी समस्याओं को लेकर। आप किस लिए आई हैं? मेरे ने एलर्जी है, 1 साल से दवाई एलर्जी है। आप एलर्जी है, गला आप मेरे घुटने में दर्द है, आप एलर्जी में दर्द बहुत ज्यादा है।
लेकिन अगर महिलाएं हो और एक सवाल ना पूछा जाए और वो कि स्लिम कैसे हुआ जाए, बाबा जी ने स्लिम होने के नुस्खे बताए कि कैसे स्लिम हुआ जाए। कम खाएं, अच्छी तरह से चबा के खाएं और बाबा जी की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी मान लें तो बहुत बड़ी बात है जी। और ये बताया कि चक्की चलानी चाहिए, बिल्कुल चक्की चलानी चाहिए और ये भी बताया कि तितली उड़ानी चाहिए, बिल्कुल उड़ानी चाहिए। और ये परिवार के लिए सब कुछ अच्छा है। मेरा लड़का है एक, उसका आवाज सही नहीं निकलता है, 12 मास सर्दी रहता है, 12 महीने सर्दी रहता है और आवाज नहीं निकलता। बोला ना, एक तो गिलोय घनवटी खिलाना और कपाल भाती और उज्जैन बताया था ना 5 साल का है तो कपाल भाती तो कर सकता है ये। और उसको चमत्कार है, उसको चमत्कार है। सीतोपलादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण और त्रिकुटा चूर्ण शहद में चटवा देना, ठीक हो जाएगा। बीपी हाई रहता, मैं दवा खा खा के तंग हो गई। बोला ना, बीपी के लिए मुक्तावटी और लौकी का जूस और अनुलोम विलोम 3 चीजें करेंगी, बीपी ठीक हो जाएगा। लोगों को अगर समझना है कि बाबा का आकर्षण क्या है, एक बार कैमरा लगा के यहाँ पे देखना चाहिए। आपकी एनर्जी तो नहीं जवाब दी, मैं आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर सकता, मेरी एनर्जी जवाब दे गई। मैं सुबह 4 बजे से लगा हूँ और अब 7 बज गए हैं और अभी भी अब यहाँ से जाऊँगा तो और आगे पब्लिक बैठी हुई मिलेगी। यहाँ पर तमाम लोग बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं और अपनी समस्याओं को पूछना चाहते हैं, हल चाहते हैं और यहाँ पर इसी तरह से उनको घेरे हुए हैं। और जब जैसे ही शाम ढली, बाबा ऊँट के पास पहुँच गए। अरे भाई, हम तो बचपन में ऊँट पे बैठा करते थे। ये अब तो देखना ये है कि कौन ऊंचा है। अब आया ऐसा देखो, ऊंचा तो सबसे ऊंचा भगवान है, बाकी तो ऊंचा नीचा आदमी अपने कर्मों से होता है। वाह बाबा वाह। तो आप ऊँट पे बैठो, मैं ऊँट पे जब बैठ जाऊंगा तो नीचे से पूछूंगा मैं सवाल। अब बाबा ऊपर आसमान में पहुंच गए जी। और ये बाबा वहां से अब सारे लोगों को देख सकते हैं बाबा वहां से। अब वहां से ऊंचाई से देख के आखिरी सवाल का जवाब दे दो, चलता हूँ। बाबा बिहार जाएंगे चुनाव प्रचार में? नहीं जाएंगे, पक्का नहीं जाएंगे? क्यों, नाराज है? ना किसी से कोई नाराज नहीं जाएंगे। ओके, दिल दिया है